नमस्कार 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 दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि गांधी युग 1-2 हम लोग देख चुके हैं और उसका थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग गांधी युग 3 देखेंगे। तो उसमें बताया गया था कि गांधी जी आए थे 1915 में, इंग्लैंड से भारत आए थे 9 जनवरी को। इसके बाद 1916 में उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कहे थे कि आप अभी भारत में ही रहिए, राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप मत करिए। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था और वहीं पर गांधी जी गए थे और कुछ कर नहीं रहे थे, बस देख रहे थे। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था कि इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट और मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। क्योंकि जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारतीय जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग, ये दोनों अलग हो गए थे। तो इनको बाद में समझ में आया कि नहीं, हम लोगों को अलग रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों की नीति है फूट डालो और राज करो। तो ये 1916 में दोनों एक हो गए। इसके बाद एक करने वाला कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना था मुस्लिम की ओर से। और यहाँ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू तथा मुस्लिम का अग्रदूत भी कहा जाता है। अग्रदूत नहीं, दूत, क्योंकि वही दोनों को जोड़ने का कार्य किया था। और इसमें क्या किया गया था कि स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की गई थी कि हम भी कुछ हमारा भी अधिकार है कि हम भी अपने देश में कुछ समय तक तो क्या कर सकते हैं, यानी कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर सकते हैं जो अपने मर्जी से हो, इस पर किसी का कोई दबाव ना हो। तो ये 1916। फिर 1917 में आया चंपारण सत्याग्रह, 1918 में आया अहमदाबाद मिल मजदूर, इसके बाद आया खेड़ा सत्याग्रह। फिर देखेंगे अब क्या हुआ, रॉलेट एक्ट। जैसा कि बता चुके हैं पहले कि 1914 से लेकर के 1918 तक चला प्रथम विश्व युद्ध, और इसमें अंग्रेज सब जीत गए और जीतने के बाद अपने किए गए कई वादों से मुकर गए। और इसी में 1919 में चूँकि भारतीय उन लोगों का सहयोग दिए थे अंग्रेज़ों का, और भारत से रुपया पैसा गया था प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज इंग्लैंड की ओर से लड़ने के लिए। तो उन लोगों को डर था कि कहीं भारतीय सब अपनी आवाज़ न उठाने लगे कि हमारी मांगे पूरी करो। तो वो सब क्या किया कि एक ऐसा कानून ला दिया जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इस कानून को 19 मार्च 1919 को लाया गया था। ये एक जज था जिसका नाम था सिडनी रॉलेट, उसी की सिफारिश पर बना था। और वो कहा था कि यदि ऐसा नियम नहीं बनाएंगे तो जो भारतीय हैं तो भारतीय क्रांतिकारी उग्र हो जाएगी, और जब जनता का आक्रोश बढ़ जाएगा तो फिर उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यह नियम लाया गया। अगर कोई भी आवाज़ उठाता था तो उसे बिना मुकदमा चलाए, मतलब बेवजह केवल शक के आधार पर लेकर चला जाता था सब, और 2 साल के लिए, यानी वो लोग अपने मनमानी के हिसाब से जितना चाहता था जेल में डाल देता था। और ये जो रॉलेट एक्ट है इसका पूरा नाम है एनार्चिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1999। और जब ये भारत में आया तो काफ़ी विरोध हुआ। गांधी जी इसे काला कानून कहे। अब देखिए, बिना मुकदमा चलाए, बिना किसी सबूत के, बिना किसी वजह के 2 साल तक जेल रखा जाता था इसमें। इसके लिए गांधी जी जो थे वो रॉलेट सत्याग्रह चलाए। और क्या हुआ कि ऐसे ही 10 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्वक जुलूस चल रहा था। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे सब, उन्होंने उस शांतिपूर्वक हो रहे जुलूस पर गोलियां चला दी। और इसके बाद दो बहुत प्रमुख नेता थे जिनका नाम था सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू।
इन्हें गिरफ्तार करके लेकर चला गया। तो इसके बाद जो आंदोलन था वो और उग्र हो गया, काफ़ी लोगों में आक्रोश हो गया, काफ़ी हड़कंप मच गया। इसके बाद जो विशेष जगह है जहाँ पर सबसे अधिक उग्र हो गया था, तो वो जगह का नाम है अमृतसर, जो कि पंजाब की राजधानी नहीं, पंजाब का एक प्रमुख शहर है। पंजाब की राजधानी तो चंडीगढ़ है। तो इसके बाद जब भीड़ काफ़ी उग्र हो गई, तो जो लोग थे वो सरकारी, जो भी सरकारी संपत्ति थी, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बैंक हो गया, डाक हो गया, पुलिस स्टेशन, तो सब पर हमला करने लगे। इसके बाद जो श्रद्धानंद थे, ये एक भारतीय नेता थे, इन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया कि अंग्रेज़ों को कर मत दो। तो कर मत दो आंदोलन शुरू करने वाले थे श्रद्धानंद, और कर मत दो का नारा देने वाले थे सरदार पटेल। इसके बाद क्या हुआ कि पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि कई लोग एक साथ एकत्रित या एकजुट नहीं हो सकते हैं, यानी अलग अलग रहना पड़ता है। यदि सरकार या कोई भी अधिकारी देख लिया तो तुरंत गिरफ्तार करके लेके चला जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि अब चूँकि भारत के बहुत बड़े नेता सत्यपाल मलिक तथा सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो 10 अप्रैल की ये घटना है। इसके 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, और पंजाब में बैसाखी का मेला लगा हुआ था। दिन नहीं था, बैसाखी का मेला लगा हुआ था, जो कि पंजाब का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है। तो कुछ लोग गए थे मेला देखने के लिए, और कुछ लोग क्या किए थे कि इन बातों का विरोध करने के लिए एक स्थान है जलियांवाला बाग, तो वहीं पर वो चारों तरफ से घिरा हुआ था, और वहाँ पर लोग पहुँचे तथा अपनी अपनी आवाज़ों को उठा रहे थे, अपने में बातचीत कर रहे थे। और कुछ लोग मेले का आयोजन देखने गए थे, और वो जो जलियांवाला बाग था पूरी तरह से बंद था, और एक तरफ से केवल एक छोटा सा रास्ता था। उसके बीच में कुआं था जिसमें से पानी निकाल करके लोग पीते थे। तो क्या हुआ, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओ डायर ने ऑर्डर दे दिया। क्या ऑर्डर दे दिया? पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसने आर डायर को ऑर्डर दिया। आर डायर, जिसे जनरल डायर कहा जाता है, तो जनरल डायर से कहा कि तुम जाओ और भारतीयों को सबको मारो, क्योंकि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। और मार्शल लॉ लागू करने का मतलब कि लोग भीड़ नहीं एकत्रित कर सकते हैं। तो ये गया, और जो सामने का गेट था वहीं गेट पर अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया। इसके बाद वहाँ से सैनिकों को, यानी अपने उसमें कुछ अंग्रेज अधिकारी थे और कुछ भारतीय सैनिक भी थे, तो सबको आदेश दिया कि मारो सबको, और मार दिया गया। और मारने के बाद कई हज़ार लोग घायल हो गए। कितना, हज़ारों लोग के लगभग मर गए। लेकिन जब आंकड़ा लगाया गया तो ब्रिटिश, जब इसका विरोध किया गया तो जो ब्रिटिश आंकड़ा, यानी जब अंग्रेज़ अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा मात्र 379, अर्थात 379 लोग मरे हैं और 1,000 के लगभग घायल हुए होंगे, बस यही है सब, बाकी अधिक नहीं है। तो इस तरह से कहा। लेकिन जब भारतीय नेताओं की जो बयान था या गांव के लोगों की गवाही के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 1,000 से अधिक लोग मर गए और इसके बाद 2,000 से अधिक लोग घायल हो गए। अब अधिक ही मर सकते हैं, कम नहीं, क्योंकि जो सामने का गेट था वहाँ पर ये सब खुद खड़ा था और लोग कहीं जा नहीं सकते थे। जा सकते थे तो कुछ लोग कुएं में जा सकते थे, और जो जान बचा कर के कुएं में गिरा वह डूब कर के मर गया, और जो न डूब सका वो गोली खा कर के मर गया। तो इसके बाद
पूरे भारत में इस हिंसा का काफ़ी विरोध हुआ और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने सर, अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें सर की उपाधि दी गई थी, उसे त्याग दिए। तो कब त्यागे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इसके बाद गांधी जी को समझ में आया कि यार ये तो हमारे देश में बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। तो गांधी जी कहें कि ये जो अंग्रेज़ है ये भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है, तो हम इनका सहयोग न करके असहयोग करें। यानी मतलब नहीं, सहयोग का मतलब समर्थन, यानी हम लोगों के सहयोग से ही जो अंग्रेजी शासन है वो चल रहा है। और ऐसा किया जाए कि यदि हम लोग अपना सहयोग जो है वापस ले लेंगे तो ये अंग्रेजी जो शासन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाने का फैसला किए। और इस घटना को देखने वाले एक छोटे लड़के थे जिनका नाम था उधम सिंह, जिन्हें आज शहीद उधम सिंह के नाम से जाना जाता है। तो ये घटना हुई थी 1919 में और उन्होंने कसम खाया कि ओडायर आदेश दिया है तो मैं अपने भाइयों तथा बहनों का बदला लेकर के रहूँगा। और ये जा कर के जो उधम सिंह थे लगभग 21 साल बाद 1940 में गए और इंग्लैंड में जा कर के उसे गोली मारे। पूछे कि आप ही हैं, आप ही हैं वो डायर आदेश देने वाले? तो बहुत ऐंठ के बोला कि हाँ हम ही हैं। ऐंठने का मतलब ऐसे ही वो पता नहीं कैसे सब अंग्रेजी बोलता है। तो वो कहा कि या आई एम ओडायर। तो कहें ठीक है, इफ़ यू आर ओडायर देन आई एम योर फादर, यानी तुम ओडायर हो तो हम तुम्हारे पापा हैं। और गया और उसको गोलियों से छलनी कर दिए। इसके बाद जब उनसे पूछा गया तो कहें कि मैं अपने भारतीय भाइयों तथा बहनों का बदला लेने के लिए आया था और हमारा बदला पूरा हो गया। इसके बाद जो भी अंग्रेज़ अधिकारी जो सज़ा चाहता है हमें वो सज़ा दे सकता है। ये थे हमारे वीर सपूत जिनका नाम था शहीद उधम सिंह। तो ये रहा असहयोग आंदोलन। इसके बाद कैसे शुरू हुआ और रॉलेट एक्ट की पूरी कहानी की। रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था? तो रॉलेट एक्ट इसीलिए लाया गया था कि भारतीयों की जो आवाज़ है उसे दबाया जा सके। और जब रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया तो ये सब जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया। पता नहीं कितनी बहनों का सिंदूर उजड़ गया, कितने भाई परिवार उजड़ गए। लेकिन जब अंग्रेज़ों से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 1919 में वो डायर जो था वो हमला किया, मरवाया सबको, 1920 में उसका रिटायरमेंट हो गया। इसके बाद जब वो यहाँ से भारत से गया 1920 में अपने देश, तो उसका स्वागत किया गया कि वाह क्या कार्य करके आए हो, भारतीय सब इसी के योग्य है। तो वो सब अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं और हम लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं। तो ये रहा रॉलेट एक्ट जो कि 19 मार्च 1919 को शुरू हुआ था। और इसका असली नाम क्या था कि इसके सिफारिश पर लाया गया था और इसे गांधी जी जो थे वो काला कानून कहे थे। क्यों कहे थे? क्योंकि इसमें कोई सुनवाई नहीं, न तो मुकदमा सुन सकेंगे न कोई सबूत चाहिए, डायरेक्ट 2 साल तक। और जो हमारे बड़े प्रमुख नेता थे इसी नियम के तहत वो सब केवल शक के आधार पर, जिनका नाम सत्यपाल मलिक तथा सैफुद्दीन किचलू था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो कोई भी हो अपने पार्टी को जो मानता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो इससे आंदोलन बढ़ गया, विशेष करके पंजाब अमृतसर में, और हमला होने लगे। इसके बाद मार्शल लॉ लागू कर दिया सब अपने मन से ही। फिर जब मार्शल लॉ का विरोध करने के लिए लोग एकदम अहिंसक रूप से 13 अप्रैल 1919 को गए थे अपने में बात करने के लिए, तो गोलियों से क्या कर दिया गया? भूंज दिया गया। तो गांधी जी को समझ में आया कि नहीं नहीं ये सही नहीं है
और इसी समय 1919 में ही क्या हुआ, चूँकि ध्यान से सुनिएगा तो सब समझ में आएगा। जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से 18 में ख़त्म हो गया था और तुर्की, जिसे ऑटोमन साम्राज्य भी कहा जाता है, तो तुर्की की हार हो चुकी थी और तुर्की के सबसे बड़े जो नेता, जो मुसलमानों के नेता थे, उनको खलीफा कहा जाता है। तो अंग्रेज़ सब सोचा कि खलीफा का मतलब कि अगर खलीफा को कुछ बोलेंगे तो पूरी दुनिया का मुस्लिम एक हो जाएगा। तो उनके समझ में आया कि ये खलीफा का पद ही हम क्यों ना हटा दें। तो वो सब 1919 में खलीफा का पद हटाने का प्रयास किया और हटा दिया। तो 1919 में उधर खलीफा का पद हटाया और 1919 में इधर रॉलेट एक्ट लाया। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया। तो मुस्लिम तथा जो भारतीय हिंदू थे और ये दोनों में एकता बन गई और इसी का फ़ायदा उठा करके गांधी जी जो थे उनके समझ में आया कि हम मुसलमानों के साथ रहेंगे। चूँकि जो मुसलमान थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, तो मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। इसके बाद भारत में असहयोग आंदोलन, अर्थात जो यानी जब हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में, उसी समय पूरी दुनिया में तथा भारत में भी खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने वाले दो मुस्लिम भाई थे, शौकत अली तथा मोहम्मद अली। और इसके बाद असहयोग आंदोलन का समर्थन यानी उसका लीड करने वाले महात्मा गांधी थे। तो इसके बाद ये रहा असहयोग आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा और सुने होंगे तो कहानी भी समझ में आई होगी। अगर शुरू से सुने होंगे तो, नई से सुने हैं तो कोई बात नहीं है, नई शुरू से सुने हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट को जब खोलेंगे तो उसमें से सब एक एक वीडियो सीरियल वाइज से मिल जाएगा। ये हमारा तीसरा चौथा वीडियो है और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक अगर कर देंगे तो जो अंगूठा है वो सेफ सुरक्षित रहेगा, इसको कोई क्षति नहीं होगी। क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं इसलिए हमें इतना कहना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।